हाँ तो देखो, आज मैं आपके लिए 12A पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें 12A में 9 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है आपकी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आकृति में दिखाया भी गया, जैसा कि उन्होंने आकृति यहाँ पर दे रखी है ऑलरेडी, इधर से देख लो आप, इस तरह से आकृति दे रखी है। तो ये इस तरह से अर्धगोला इस साइड से भी खोदकर निकाल लिया गया और इस साइड से भी खोदकर निकाल लिया गया। ये ठोस एक बेलन के आकार का था। ठीक है, तो कह रहे हैं इस बेलन की जो ऊंचाई है वो तो आपकी 10 सेंटीमीटर है, और आगे कह रहे हैं कि उसके आधार की जो त्रिज्या है वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से कह रहे हैं इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको कितना है। तो मान लीजिए त्रिज्या आप लोग जानते हैं, चाहे यहां से यहां मान लो, या यहां से यहां मान लो, या फिर यहां से यहां मान लो, या फिर यहां से यहां मान लो, वो 3.5 सेंटीमीटर है आपकी। तो इस तरह बनाई गई वस्तु का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं, चलते हैं सवाल की ओर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीजें दी गई हैं यहां पर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, या फिर बेलन की ऊंचाई भी आप यहां पर लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं ये h है, तो यहां पर इसकी जो ऊंचाई यहां पर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। और त्रिज्या भी दे रखी है, त्रिज्या मान लीजिए r है, तो यहां पर r बराबर में यहां पर दे रखा है आपका 3.5 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या बेलन के लिए लागू है वो यहां पर अर्धगोले के लिए भी लागू है। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हुए आप उसे लिख सकते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आप 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आ गया 2 पाई, देखो सॉरी 2 नहीं, कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन है देखते हैं। यहां पर पाई आर यहां पर भी है, पाई आर आपका यहां पर भी है, तो ले लेते हैं। तो पाई आर हमने निकाल लिया बाहर। अब यहां पर आपका बच गया 2h प्लस में r। मुझे लग रहा है इसका, तो इस तरह से इसमें कॉमन ले लिया हमने, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहां पर h बचा आपका, 2 पाई निकल गया पूरा, r का एक पावर निकल गया, तो यहां पर रह गया आपका 1r। ठीक है, इस तरह से अब इसमें मान पुट कर देंगे आप, तो 2 पाई का मान 22/7 और r का मान आपका है 3.5, तो 3.5 लिख लिया आपने। अब h का मान 10 दिया है ऑलरेडी, प्लस में r लिख लो, r है आपका 3.5, तो 2 इंटू 22/7, इसको आप ले सकते हैं 35/10, क्योंकि 5 हटा दिया, नीचे एक के बाद 0 बढ़ा लिया, और ये 10 तो है ही, प्लस में इसको भी 5 हटाकर 0 बढ़ा लेते हैं। अब 7 पंजे 35 होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, और 2 से भाग कर दिया हमने 10 को, तो 2 एकम 2, 22/7
कितने आए, 7 एकम 7 इंटू 7 पंजे 35 और ये 2 पंजे 10। अब इसको हमने क्या किया, 10 को 80 रखा और इसको हमने कर दिया 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब 5 से 5 खल्लास हो गया क्योंकि 5 एकम 5 5 एकम 5 तो 22 एकम 22 रहा और ये ब्रैकेट के अंदर बटे बंद कर लिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसके अंदर नीचे का नीचे 10 दूनी 20 प्लस में 7 एकम 7 7 एकम 7 रहा, 2 एकम 2 रहा। अब 22 से इसको हम भाग कर दिया हमने तो 2 एकम 2 2 एकम 2 और अंदर जो आपका बचा 20 और 7 27 और नीचे आ गया 2 एकम 2, एक से गुणा किया वो भाग किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 11 सतह 77 का 7 यहां से लगे 7, 11 दूनी 22 22 और 7 29, ठीक है। 297 सेंटीमीटर में भुजाएं दे रखी हैं तो वर्ग सेंटीमीटर लिख दो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। ये तो आ गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन वस्तु का भी नहीं निकला है, अब दोनों अर्धगोलों का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल आखिर क्या है। अब दोनों अर्ध गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या है हमारा होता है, देखो दोनों अर्धगोलों को निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 से इसमें गुणा करेंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का होता है तो 2 से भाग कर दी, 2 पाई आर स्क्वायर रह जाता है इस तरह से। अब यहां पर 2 दूनी 4 ऐसी रहा। अब पाई का मान तो आप लोग जानते ही हैं 22/7 और आर का मान 3.5 है, तो इस तरह आपका 4 ऐसी रहा इंटू 22/7 इंटू इसको पॉइंट हटाकर वही काम किया, फिर से हमने नीचे 0 बढ़ा लिया एक के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो एक के बाद एक 0 आएगा। 7 एम 7 7 पंजे 35 कर दिया हमने, फिर से इसको भी 2 से भाग कर दिया, 2 दूनी 4, इधर 22 आपके ऐसे ही रहे अपॉन में 7 एकम 7 इंटू 7 पंजे 35, अब इसे 2 से भाग किया है, 2 पंजे 10। तो इस तरह से अब आपका 22 दूनी 44 होता है और 5 एकम 5 5 एकम 5 मतलब गुणा में 1 आ गया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 44 एकम 44 रहा। फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इधर। 2 पाई आर स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो गया आपका, पाई का मान 22/7 लगा दिया। हाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मिस्टेक ये हो गई क्योंकि आर का यहाँ पर स्क्वायर है, आर को यहाँ पर सिंगल यूज किया है हमने, सिंगल नहीं 2 बार यूज कर लेंगे इसे, 3.5 और लिख लेंगे, तो यहाँ पर इसको भी ऐसे लिखा हमने, तो यहाँ हो गया 35/10। इसको हल करके ये आया तो यहाँ 7 में रहा, यहाँ पर 35/10, तो इस तरह ये नहीं है। यहाँ 7 में चल रहा है 35/10। अब इससे हमने डिवाइड किया इसे, तो ये इस तरह से आ गया 2 दूनी 4 2 दूनी 4 इंटू 35 एकम 35 रहा बटे 2 पंजे 10, 22 इंटू 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35 5 एकम 5, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14 का 4 यहां से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। फिर से देख लेते हैं, 7 दूनी 14 का 4 यहां से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15,
ये भी वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। तो इस तरह अब हमें क्या क्या मिल गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया और हमें मिल गया अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो समझ लो यहां पर एक समझने वाली बात यह है, दोनों अर्धगोलों का जो आधार का क्षेत्रफल है वो इन दोनों के योग में से लेस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेलन में भी लग चुका है और क्या कहते हैं अर्धगोलों में भी लग चुका है। तो लिख दो दोनों अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या आता है? तो देखो 2 गुणा एक अर्धगोले का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से यहां पर 2 ऐसे रहा, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5 और 3.5 दो बार लिख लिया। तो इस तरह 2 गुणा 22/7 इंटू 5 हटाकर नीचे 0 बढ़ा लिया, कहने का मतलब 10 हो गया। इसको भी वही काम किया हमने इस तरह से। अब 2 से हम इसे भाग कर देंगे, 2 एकम 2 रहा, यहाँ 22 ऐसी रहा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 और इससे से भाग कर रहे थे 2 पंजे 10, यहाँ 35/10 आ गया। अब 5 से 5 को भाग कर दिया हमने, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो उनसे गुणा करा कोई फर्क नहीं पड़ा। 22 एकम 22 भी रहा, 1 से 22 को भाग किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर इससे इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2, इधर तो बढ़ रहा कोई फर्क नहीं पड़ा, और 35 चल रहा है साथ में, और 2 एकम 2 2 एकम 2 किया, इधर किया हमने 2 पंजे 10, तो 11 एकम 11 रहा। 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, कोई फर्क नहीं पड़ा, 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो दोनों अर्धगोलों का जो आधार का क्षेत्रफल आया वो आया 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस तरह से अब निकालेंगे संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा था असल में, क्योंकि खोद कर निकाला गया है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी मतलब उसका जो वक्रपृष्ठ भी है वो बढ़ जाएगा। तो वक्रपृष्ठ बढ़ गया था, इसलिए हमको इस तरह से हल करना पड़ा है। तो इस तरह लिख देंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोलों का दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में दोनों अर्धगोलों के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखो बेलन का क्या आया था, हमारा बेलन का आया था 297, तो यहां 297 लिख लेते हैं, प्लस हमारा अर्धगोलों का क्या आया था 154, तो यहां पर 154 लिख लेते हैं। अब माइनस, क्योंकि ये घटा रहे हैं, ठीक है ये घटा रहे हैं, अर्धगोलों के आधा का क्षेत्रफल घटा रहे हैं, तो ये माइनस में लिख लेते हैं इस तरह से। अब ये जोड़ लेंगे, उसके बाद इसमें से घटा देंगे। जोड़ो 4 और 7 11 का 1 हाथ से लगा 1, 5 और 9 14 और 1 15 का 5 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1
4। फिर से जोड़ के देख लेते हैं। 7 4 11 का 1 कहां से लगा 1, 9 और 5 14, 1 15 5 से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। अब मानस में है 77। अब इसको लेस करेंगे तो हमारा देखो 1 में से 7 जाएगा नहीं, इधर से 1 ढाई ले ली, इधर हो गया 11, 11 में से 7 गया 4 बचा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, और इधर रह गया 4, 4 में से 7 जाएगा नहीं, इधर से 1 ढाई ले ली, 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7 बचा। अब इधर रह गया 3, 374 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, या फिर लिख दें सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी वर्ग सेंटीमीटर ही माना जाता है। ठीक है, तो लिख दो अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से। हाँ जी, तो आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बताया गया है कि 3 धातु के ठोस घन हैं जिनकी भुजाएं क्रमशः इतना इतना और इतना, अर्थात 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। उनके लिए क्या किया गया है, पिघलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। उनको पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाए, तो इस प्रकार जो भी घन बना है उसकी हमको भुजा निकालनी है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले तो इन तीनों जो भुजाएं दे रखी हैं, अलग अलग छोटे छोटे घन हैं, इनका हम घन निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी मतलब योग होगा इनका, उस योग के बराबर ही उस ठोस का जो बना है उसका घन होगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखते हैं, एक ही बार में निकाल लेते हैं। तीनों छोटे घनों तीनों छोटे घनों का आयतन निकाल लेते हैं। तो पहले घन की भुजा का क्यूब, ठीक है, पहले घन की भुजा का क्यूब प्लस घन 2 के भुजा का क्यूब प्लस में घन 3 के भुजा का क्यूब, इस तरह से। ठीक है, तो पहला जो घन है वो आपका 3 है, तो 3 का क्यूब हो गया, प्लस में दूसरा जो घन है उसकी भुजा है 4, तो 4 का क्यूब हो गया, और जो तीसरा घन है वो है 5, 5 का क्यूब हो गया। चाहो तो ये मिटा सकते हो, इसको अलग नाम भी दे सकते हो, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक आप लोग समझ सकते हो कि 3 दूनी 6 हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं हम। भुजा ये होती है, तो भुजा के लिए हम A1 A2 A3 भी कह सकते हैं, यहाँ पर A1 A2 और A3 कह सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A1 आपकी ये थी, A2 आपकी ये है, और A3 आपकी ये हो गई। अब इनको हल करेंगे, तो 3 3 9 27 प्लस में 4 16 16 16 64 प्लस में 50 25 25 बन जाए 125। इसका अर्थ अगर किसी को ना समझ में आए तो देखो, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 प्लस, इसी तरह 4 का क्या होता है 4 गुणा 4 गुणा 4। मतलब जितनी भी पावर होती है किसी भी अंक पर, तो उस पावर को क्या करते हैं हम, उसका जो आधार होता है उस आधार को कितनी बार गुणा में लिख देते हैं। जैसे इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। अभी करते हैं, देखो 3 के 9 होतिया 27, 4 16 16 64, इसी तरह से 5 में बचे 25 बन गए
125। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल आएगा 1 2 और क्या कहते हैं मतलब 6 6 को 8 8 और 2 ये हैं 8 2 10 और एक हासिल का है 11 का एक हासिल लगा एक एक और एक 2 216 आ गया। फिर से एक और करके देखते हैं 5 का 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा 1 2 और 6 8 और 2 10 और 11 का एक हासिल लगा 1 1 और 1 2 216। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो आयतन आ गया तीनों एरो का वो आ गया आपका 216। अब जो नया घन बनेगा जैसी आता है उसका आयतन भी 216 होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर माना क्योंकि नए घन की वो भुजा पूछ रहे थे हमसे। ठीक है, तो नए बड़े वो बड़ा घन होगा, बड़े घन की भुजा हमने मान ली x है, क्या मान ली x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका आयतन इसका आयतन निकाल लेंगे तो आयतन जाहिर सी बात है इसको क्या हो जाएगा 3 पावर हो जाएगी x2 हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होना चाहिए क्योंकि हमने निकाला ये आयतन है और ये आयतन दोनों ही कैसे होंगे बराबर। दो इसके अनुसार आयतन दिया है उसका दो नए घन का आयतन बराबर में तीनों छोटे घनों का आयतन। इस तरह से तो नए घन का आयतन है आपका x3, तीनों छोटे घनों का आयतन है 216। इसमें से ये 3 घात हटी और इधर कड़ी चढ़ गई तो x इक्वल टू कड़ी के अंदर आ गया आपका 216। अब इस 216 के लिए डिवाइड करेंगे, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ 216 लिख लिया करो ऐसे और डिवाइड कर दिया करो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। दोनों संख्याएं मतलब पूरी पूरी कट गई इसलिए बीच में 0 लगा लिया हमने। 2 पंजे 10 2 चौक 8 2 दूनी 4 1 बच गया 2 सत्ते 14 3 नेम 27 और 3 तिया 9। त्रिघात ये भी है त्रिघात ये भी है तो देखते हैं हम क्या लिख लेंगे 3 के साथ ये ले लेंगे, इस 3 के साथ इसे ले लेंगे, इस 3 के साथ इसे ले लेंगे। कहने का मतलब 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6। हम इसे लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6। इस तरह से यहाँ पर जो कड़ी चल रही है आपकी तो 6 की पावर 1 और 1 और 1 कितनी हो गई 3 हो गई, कुल मिलाकर 3 पावर हो गई 6 की। इस 3 पावर से ये कड़ी खल्लास हो गई तो यहाँ पर बचा 6। तो इस तरह से नए घन की जो भुजा आई वो आपकी कितनी आई 6 सेंटीमीटर। कितनी आई 6 सेंटीमीटर। तो लिख दें अतः नए ठोस बने बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह आपका सोल्यूशन हो गया।